नमस्कार, मैं सृजन पांडे आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आपने नाश्ता खाना जो भी आपको खाना हो आप खा चुके होंगे और अपनी सेहत का पूरी तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और नया साल स्कूल खुल चुके होंगे, बारिश भी होने लगी है, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। सो इसी अच्छे मौसम और एक अच्छी सूचना के साथ आप नए क्लास में आ गए होंगे। 9 से आप 10th में आ गए। 10th की ये क्लास है और मैं आपको बता दूं कि अब आपकी क्लासेस शुरू होंगी 10th से, वो आपकी असली पढ़ाई है। तो असली पढ़ाई का मतलब ये है कि हाँ, अब आप चीजों को बारीकी से समझोगे कि क्या होता है सब्जेक्ट, बायोलॉजी क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में आप अच्छे से अब जानोगे। आपको सीधे अब परिचय मिलेगा कि हाँ वाकई में ये क्या होता है। अभी तक तो आप बहुत बेसिक पढ़ते थे, केवल आपको हल्का हल्का बताया जाता था कि हाँ ऐसे जीव होते हैं, ये होते हैं। अब आप थोड़ा सा सब्जेक्ट के अंदर जाने वाले हो, ठीक है। सो मेरा नाम है सृजन पांडे एंड आई विल बी टीचिंग बायोलॉजी। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा कक्षा 10 में, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये क्लासेस होने वाली हैं। इतनी आसान होंगी कि आपको शायद एक दो बार रिवाइज करने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत भी ना। बहुत ही आसान तरीके से आप चीजों को समझेंगे। मैं फोकस करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए, याद तो आप कर सकते हैं, मेरा पूरा फोकस होगा कि आपको चीजें समझ में आ जाए, क्लास में ही समझ में आ जाए। आसान से आसान भाषा में मैं आपको चीजें समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका समय कम से कम जाए एक ही चीज को बार बार पढ़ने। ठीक है, रिवीजन अच्छी चीज है, लेकिन मैं आपको यहाँ ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप रिवीजन एक बार कर लोगे, आपको चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, फिर आपको कभी कभी थोड़ा बहुत वो तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, सब कुछ यही है। अब हम लोग थोड़ा अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है। देखिए, ये कलर ले लो, ये कलर ले लो। देखिए, जैव प्रक्रम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। देखिए, जैव और प्रक्रम मतलब जीवन की प्रक्रियाएं। हम आप सभी जीवित हैं और जीवन को बनाए रखने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसे जरूरी काम करते हैं जो हम लोग को करने ही पड़ेंगे और कोई हमारे पास चारा नहीं है। ठीक है, हम लोग को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अब आप सोचो और मुझे ये बताओ, अपने दिमाग में इस चीज को सोचो कि ऐसा कौन सा काम है जो जीवित रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंस्टाग्राम उनमें से एक नहीं है, सोशल मीडिया उनमें से एक नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। अब आप कहोगे बहुत अच्छे कपड़े पहनना, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वही जिसको हम लोग भोजन बोलते हैं, यानी कि पोषण। भाई, आप भोजन नहीं करोगे, आप हो सकता है कि किसी से बात ना करो, कहीं ना जाओ, कोई काम ना करो, पड़े रहो, लेकिन अगर आप पड़े भी हो फिर भी आपको भोजन करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप भोजन नहीं करोगे और आपका काम चल जाएगा। अरे एक दो दिन की बात चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए आपको भोजन आवश्यक है। अब भोजन क्यों आवश्यक है? ऐसा नहीं है केवल पेट भरने के लिए, ऊर्जा तो मिलती भी है, शरीर की बहुत सारी अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं। अन्य आवश्यकता मतलब आप व्यायाम करते हैं, मान लीजिए आप जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो आपके शरीर की आवश्यकता क्या है? आपकी शरीर को चाहिए ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा विटामिन और मिनरल। तो ये शरीर की आवश्यकता हो गई। भगवान ना करे किसी की मान लीजिए तबियत खराब है। अब किसी की अगर तबियत खराब है तो क्या होगा? अगर किसी की तबियत खराब है, उसको फीवर है या कुछ भी है, तो उसकी शरीर को थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन यानी एक्स्ट्रा अलग से पोषण की जरूरत होगी। तब देखिए, जब आपकी तबियत खराब होती है तो आप रेगुलर नारियल पानी पीने लगते हो या ऐसे कुछ करने लगते हो। हर आदमी खिचड़ी खाने लगते हो, हल्का खाने लगते हो, हेल्दी चीजें ज्यादा खाते हो, तेल मसाला कम कर देते हो। तो ये शारीरिक जरूरतें ऊर्जा की भी होती हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी जरूरत होती है। तो पहली चीज क्या आवश्यक है? पहली चीज आवश्यक है हमारा पोषण। खैर, इस पर अभी हम लोग बात करते हैं। पहले आप थोड़ा सा जैव प्रक्रम के बारे में जान लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होती है। ऐसी सभी प्रक्रिया जिसके बिना जीवित रहना संभव ही ना हो। रिपीट करूं, ऐसी प्रक्रिया जिसके बिना जीवित रहना संभव ही ना हो क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। ठीक है, अब ऐसी प्रक्रिया जो जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, देख लीजिए भाई, मेटाबॉलिज्म यानी कि आपके शरीर में ऊर्जा यानी कि खाना पीना आपको जरूरी है। ठीक है, थोड़ा अब आगे चलते हैं। देखिए, ये आ गया न्यूट्रिशन। अभी मैं समझाता हूं कि जैव प्रक्रम में आता क्या क्या है, जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग समझते हैं इधर।
देखो, अगर मैं यहां लिख दूं जैव प्रक्रम, ठीक है, अब समझो ध्यान से। देखो, मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पोषण। क्या जरूरी है भाई? पोषण बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? खाना नहीं खाओगे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, लेकिन उसके बाद में इंसान जीवित नहीं रह सकता। उसको भोजन चाहिए ही चाहिए। आप कुछ भी कर लो, उसको भोजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक 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 स्टेप और आगे चलते हैं। कौन सा कलर अच्छा रहेगा? ये वाला लेते हैं। चलो चलो, मैंने कह लिया भाई, भोजन कर लिया आपने। अगर मैं क्या करूं कि आपसे बोलूं कि अपना बस ऐसे मुंह दबा के रख लो, मुंह और नाक दबा लो, सांस मत लो थोड़ी देर के लिए, तो भोजन के बिना तो आप फिर भी जीवित रह सकते हो। 10 दिन, 20 दिन, हो सकता है 30 दिन भी रह लो। ठीक है, कोई बहुत हट्टा करता है तो 30 दिन भी रह लेगा। पर सांस लिए बिना, सांस लिए बिना तो 30 सेकंड में थोड़ा अजीब लगेगा, 45 सेकंड में हालत खराब हो जाएगी, 1.5-2 मिनट में इंसान की कहानी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मतलब कि सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सांस लेने को क्या बोलते हैं? श्वसन। यानी कि देखो, सांस लेने को श्वसन नहीं बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अभी बताता हूं मैं। इतना देखो कि सांस लेना जरूरी है, तो हम लोग दूसरा क्या मान लेते हैं? हम लोग मान लेते हैं श्वसन। क्या मान लेते हैं? श्वसन। क्या ले लिया? श्वसन। मतलब कि ये दोनों प्रक्रियाएं हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब तीसरे पे आ जाओ। ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं दोनों प्रक्रिया से हम लोग जिंदा हैं। अभी मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूं थोड़ा, लेकिन मैं पहले अच्छा कलर चूज कर लूं आप लोग के लिए। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। भाई मान लीजिए आपको यहां पर चोट लगी, ठीक है, और यहां पे चोट लगी या कहीं भी चोट लगी। अब क्या होगा कि उस चोट को ठीक करने के लिए आपको पोषण चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, तभी तो वो चोट ठीक होगी, वो घाव भरेगा। आप खाना खा रहे हो, खाना आपने मुंह से खाया और यहां पेट में पहुंच गया। अब ये जो खाना आपके पेट में पहुंचा है वो तो पेट में है, यहां कैसे पहुंचेगा शरीर के अंदर? सोचो कि भाई खाना हमने यहाँ पेट में खाया, ठीक है, आपने यहाँ खाना खाया पेट में, आपके खाना आपके पेट में यहीं पे पच रहा है, यहीं पे उसका डाइजेशन हो रहा है। अब जब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है तो वो उस जगह पे कैसे पहुंचेगा? यहां पे आता है आपका रक्त, क्या बोलते हैं, रुधिर या रक्त या खून या ब्लड। वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है। 24 घंटे हमारा रक्त हमारे शरीर में घूमता रहता है, टहलता रहता है नसों के अंदर। इससे क्या होता है कि वो भोजन को अपने अंदर लेता है। देखिए, हमारा जो भोजन है, हमारा जो पोषण है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, वो सब जाके रक्त में मिल जाता है। ठीक है, और वो रक्त पूरे पोषण, पूरे पोषक पदार्थों को लेकर शरीर में यहां वहां घूमता रहता है। जहां भी उसकी आवश्यकता होती है उसको वहां पे वो रख देता है, ठीक है, या पहुंचा देता है। इसको क्या बोलते हैं कि रक्त हमारे भोजन को स्थानांतरित कर रहा है। तो तीसरी प्रक्रिया क्या हो गई? तीसरी प्रक्रिया हो गई स्थानांतरण। क्या हो गई? स्थानांतरण। ठीक है, अब एक चीज और बची। देखो, 3 चीजें तो आपने पढ़ ली, ये आपके जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या भाई? पोषण, श्वसन, स्थानांतरण। अच्छा, रक्त आपके शरीर में बहता क्यों है? पहिया लगा है, कोई बैटरी लगी हुई है? ये ऐसे ही क्यों? क्योंकि आपके शरीर में हृदय होता है और हृदय रक्त को लगातार पंप करता रहता है। जब वो उसको पंप करता है तो रुधिर पूरे शरीर में लगातार बहता रहता है। सोचो, जब कोई बच्चा पैदा होता है और जब तक उस इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक वो इंसान डेड नहीं हो जाता, तब तक उसका हार्ट कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, लगातार। मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, हार्ट कंटिन्यूअसली वर्क करता है, लगातार आपका हृदय काम करता है। तो सबसे ज्यादा मजबूत अंग यही होता है। इसलिए अपने हार्ट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, खेलें कूदें। अपने माता पिता को भी सॉरी, अपने माता पिता को भी बोलें कि वो भी एक्सरसाइज करें, कुछ अपने सेहत पे ध्यान दें, ताकि आपका हृदय स्वस्थ रहे, क्योंकि यही है जो आपका साथ देगा। ठीक है, इसको हेल्दी बना के रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इतनी बातें हमने पढ़ ली। क्या पढ़ ली? अब ये बताओ आप सभी मुझे कि हम लोग खाना खाते हैं, कभी कभी हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ बनते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कभी कभी हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ बनते हैं जिसकी हमारे शरीर को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अपशिष्ट, यानी कि बचा खुचा, कचरा। तो जो बचे खुचे और जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। जहरीला मतलब टॉक्सिक, पदार्थ मतलब सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसे जो बचे कुचे जहरीले सब्सटेंस होते हैं, वो उनको हमारी शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है?
उत्सर्जन यानी कि भाई वो जो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ बने हैं, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, ये सब अनावश्यक पदार्थ है, हमारे शरीर को ये नहीं चाहिए, बल्कि हमारे शरीर को ये नुकसान करेंगे। तो इसको निकालने का काम क्या कहलाता है, उत्सर्जन। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन बहुत अच्छा। एक चीज, हाँ, मैं कई सारे बच्चों को देखता हूं कि आप लोग ये बोलते हो कि जो हम लोग खाना खाते हैं फिर स्टूल पास करते हैं, या ठीक है खाना खा रहे हैं उसके बाद में मल त्याग कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, वो उत्सर्जन में नहीं आता है। भोजन उत्सर्जन में नहीं आता है, याद रखना। उत्सर्जन में केवल आता है मूत्र त्याग, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनती है बॉडी में, मूत्र निर्माण ही उत्सर्जन में आता है, पाचन नहीं आता। ये गलतफहमी मत पालना कि जो है स्टूल पास करना उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन केवल यूरिन फॉर्मेशन होता है, यानी कि मूत्र निर्माण या मूत्र त्याग। ठीक है, तो आखिरी क्या हो गया हमारा, उत्सर्जन। क्या हो गया, उत्सर्जन। अब आप लोग ध्यान दो, इन चारों प्रक्रियाओं के अलावा तुम कुछ भी छोड़ दो, तुम जिंदा रहोगे, लेकिन आप सभी को ये चारों प्रक्रिया शरीर में होगी ही होगी, जीवन को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। पोषण, श्वसन, स्थानांतरण और उत्सर्जन। तो जो चार जरूरी जैव प्रक्रम आपने देख लिया वो यही है। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए उदाहरण कौन कौन सा है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन, स्थानांतरण ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब देखिए पोषण होता क्या है, शरीर की आवश्यकताओं को भोजन के माध्यम से पूरा करना पोषण कहलाता है। भाई आपके शरीर को आवश्यकता हुई, आपको ऊर्जा की आवश्यकता हुई, किसी अन्य पदार्थ जैसे प्रोटीन की आवश्यकता हुई, ठीक है, विटामिन की नीड हुई आपको, और मल्टीपल थिंग्स होती हैं, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, खनिज लवण हो गए, जिसकी भी आपको आवश्यकता होती है, जब आप भोजन के माध्यम से खाते हो उसको क्या कहते हैं, पोषण। देखिए काफी रंग बिरंगी चीजें आप देख सकते हैं। हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ये बातें जान लो। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। जब भी आप खाना खाओ तो आप कोशिश करो कि अपने भोजन में आप अधिक से अधिक रंग बिरंगी चीजों को शामिल करो। अब रंग बिरंगी चीजों का ये मतलब नहीं है कि आप कलर डाल के खा रहे हो, वो सब नहीं। जैसे दाल हो गई, ठीक है, येलो कलर हो गया, चावल हो गया, व्हाइट हो गया, रोटी हो गई, ब्राउन हो गई, सैलेड ले लो, कलरफुल सैलेड, खीरा ले लिया, टमाटर ले लिया, प्याज ले, थोड़ी सी दही ले ली। तो जितना खाना तुम्हारा जितना आपका खाना कलरफुल होगा ना, उतना ही आपको ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। याद रखना, अलग अलग वैरायटी का ही खाना खाइए, अपने बड़ों को भी खिलाइए, आप भी खाइए, क्योंकि आप बायो पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप बायो को अपने लाइफ में यूज भी करें। ऐसा नहीं कि बस पढ़ के याद करके भूल गए। जो भी आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट इतना तो हो ना कि वो आपके यूज में आए। चलिए आगे चलते हैं। पोषण आपने समझ लिया, श्वसन क्या होता है। हाँ अब असली कहानी आई है। हम बच्चों को लगता है कि श्वसन होता है सांस लेना, लेकिन श्वसन सांस लेने से बहुत अलग है। देखिए सांस लेने को बोलते हैं, सांस लेना उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, या इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग, और श्वसन को बोलते हैं रेस्पायरेशन। सांस लेना और श्वासोच्छ्वास एक है और श्वसन अलग है, समझ में आया। तो सांस लेना और श्वसन दोनों अलग चीजें, समझो कैसे। सांस लेना क्या होता है, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, इसको हम लोग बोलते हैं सांस लेना। लेकिन श्वसन पता है क्या होता है, देखो शरीर में जो हमारे ग्लूकोज होता है ना, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। समझ में आया आप लोगों को। कभी किसी को चक्कर आता है तो लोग कहते हैं ना ग्लूकोज पिला दो इसको, हम क्या करते हैं उसको जाके ग्लूकोज पिला देते हैं। क्यों, ग्लूकोज हमने पी लिया, फिर हमने सांस ली, हमको ऑक्सीजन मिली, वो ऑक्सीजन जाकर उस ग्लूकोज को तोड़ देती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसे बोलते हैं श्वसन। देखिए ध्यान से, ग्लूकोज ग्लूकोज है, ठीक है, कि इसका ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब इसको कौन तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा ऑक्सीजन। इसको आई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने इसको तोड़ दिया। जब ये ऑक्सीजन इसको तोड़ेगा, लाल पेन से लिख देना ताकि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन इसको तोड़ेगा तो पता है ये बनाएगा जल। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। थोड़ा मोटा कर दूं, अब साफ साफ दिखेगा, लीजिए आपकी सुविधा के लिए। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ये बनाएगा 38 एटीपी। यही तो है ऊर्जा, यही तो है ऊर्जा हमारी। आई बात समझ में आप सभी को? देखिए, हमने ग्लूकोज खाया, या हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो हमने सांस के माध्यम से लिया, वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इससे हमें क्या मिलेगी? 38 एटीपी ऊर्जा। इस चीज को बोलते हैं, इस पूरी जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। तो एक जो आप लोगों को बहुत बचपन से कंफ्यूजन रहा होगा कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, नहीं, सांस लेने को बोलते हैं ब्रीदिंग, श्वसन को बोलते हैं रेस्पायरेशन। ये देखिए, श्वसन को क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। ये देखिए, आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, अब आता है स्थानांतरण। यार अभी भी पेन थोड़ी तो पतली कर ही लूं। अब क्या आता है आपका? स्थानांतरण। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अच्छा डायग्राम है। मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया? कि रक्त होता है हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है, पूरे शरीर में वो ट्रेवल करता रहता है, पूरी बॉडी में ट्रेवल करता रहता है। तो रक्त के अंदर सारे पोषक पदार्थ घुले होते हैं। तो जिस भी स्थान पर पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, रक्त उसको पहुंचा देता है। भाई ऐसे समझो कि ये कोई इंसान है, ऐसे ही समझ लो, मान लो, और इसको यहाँ पे भोजन की आवश्यकता है, ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, उसके अंदर सारे पोषक पदार्थ हैं, जरूरत होगी ऐसे घूमते हुए आएगा, यहाँ जितनी जरूरत होगी उसको देगा, फिर पूरी बॉडी में ट्रेवल करने लगेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक, आसान है, डेफिनेशन पढ़ लो। शरीर में उपस्थित आवश्यक, आवश्यक एवं जरूरी एक ही बात हो गई, आवश्यक पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रक्त की सहायता से, रिपीट कर रहा हूं, आवश्यक पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रक्त की सहायता से परिसंचरण होना ही स्थानांतरण कहलाता है। होता क्यों है? क्योंकि हृदय लगातार धड़क रहा होता है, पंप कर रहा होता है। ठीक है, बता चुका हूं, मुझे नहीं लगता उतना कोई बताने की जरूरत है। आगे चलते हैं। उत्सर्जन, एक बार में शरीर से अनावश्यक व हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कौन करता है? आपकी किडनी करती है। कौन करता है? आपकी किडनी। ठीक है, किसी किसी की जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो आपने सुना होगा उसको डायलिसिस मशीन से उसको खून को साफ किया जाता है। समझ में आया? तो जब किडनी खराब हो जाए और किडनी का काम बाहर एक मशीन से करवाया जाए तो उसको बोलते हैं डायलिसिस चल रहा है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा नॉर्मल लाइफ में कि हाँ उनका डायलिसिस चल रहा है। डायलिसिस क्या होता है? किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, किसी इंसान की किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं, तो उसको उत्सर्जन तो करना है, तो उसके रक्त को हम बाहर किसी मशीन में साफ करेंगे और फिर उसके रक्त को धीमे धीमे अंदर डालते रहेंगे। निकल रहा है और अंदर जा रहा है, ऐसे यहीं पे नस वस में उसको लगा देते हैं उसके, तो वो ब्लड क्या होता है? उस मशीन में जाता है, उस मशीन से प्योर होके फिर दोबारा उसको हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं डायलिसिस। अब आपको समझ में आ गया डायलिसिस? कोई बोलेगा तो आप तो समझ जाओगे आप लोग। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं पोषण पे। अब अच्छे से पहले हम लोग पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। शरीर में होने वाली ऊर्जा की आवश्यकता, मैंने क्या बताया? ऊर्जा की आवश्यकता, यानी कि आपको जो एनर्जी की नीड है, ऊर्जा की आवश्यकता एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति। अन्य आवश्यकता मतलब, अन्य आवश्यकता का मतलब है आप जिम जा रहे हो, आपको प्रोटीन चाहिए, ये अन्य आवश्यकता हो गया। ठीक है, आपके दांत कमजोर हो गए हैं तो आपको विटामिन सी खाना चाहिए, ये अन्य आवश्यकता में आ गया। ऊर्जा की आवश्यकता मतलब आपको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति जब भोजन के माध्यम से की जाती है तब यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, साथ में लिखते भी रहो। आगे चलो। अच्छा, पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण। इसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ये होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है अब मैं बता रहा हूं, आइए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, भाई तुम्हें भूख लगेगी, आपको भूख लगेगी, मुझे भूख लगेगी, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे बाहर से कुछ खरीदेंगे, खा लेंगे। वो चीजें कहां से आ रही हैं? किसी ने गेहूं उगाया होगा, लगाया होगा, गेहूं ने अपने अंदर गेहूं के बीज बनाए होंगे, फिर वो आपको मिला तो आप खा रहे हो। तो आप अपना खाना बना तो रहे नहीं, आप किसी और को खा रहे हो।
पर वो जीव क्या कर रहा है, जैसे गेहूं का पौधा क्या है, वो भी जीवित है, वो अपना भोजन खुद बनाता है। कैसे बनाता है? उसको वातावरण से जो पदार्थ मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जल हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया, उन सब का उपयोग करके वो अपने लिए भोजन बना रहा है, फिर हम उसको खा रहे हैं। तो जो अपना भोजन वातावरण से ही लेकर बना ले, उसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। अब देखो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। हाँ, इसमें आपको एक बेसिक कंसेप्ट भी बताना है, आप ध्यान दीजिए। देखिए, पहले समझ लीजिए, स्वपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है। ये लाइन आ गई बवाल मचाने वाली। अब आप लोग नॉर्मली क्या करोगे, याद कर लोगे, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, रटना नहीं है। पहले मैं बताता हूं कि अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होता क्या है, बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा, आसान भाषा में, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। देखिए, मैंने क्या बोला कि अकार्बनिक पदार्थ से क्या बन गया, कार्बनिक पदार्थ। क्या बन गया? कार्बनिक पदार्थ। थोड़ा ज्यादा इधर हो गया, लेकिन चलिए दिखाई दे रहा है, मैनेज हो जाएगा। अब देखिए, मतलब कि इसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला, इसी प्रक्रिया को हमने बोला कि भैया ये स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी। क्या है? ये स्वपोषी है। ठीक है, ये स्वपोषी। अब ये जो स्वपोषी प्रक्रिया हो रही, अकार्बनिक से कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ पता है क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ मतलब जो हमें वातावरण से सीधे मिल जाए। जैसे वातावरण से हमें क्या मिलता है भाई? नाइट्रोजन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जल हो गया, ये सब और भी चीजें हैं, बहुत सारी, आदि बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी वस्तुएं जो हैं हमें वातावरण से सीधे मिल जाती हैं, हमें किसी जीव के पास नहीं जाना पड़ता, हमें किसी पेड़ के पास नहीं जाना पड़ता कि हाँ भैया पेड़ हमें थोड़ा सा पानी दे दो। पानी पहले से ही उपस्थित है, मौजूद है, अवेलेबल है हमें आसानी से। तो ऐसी वस्तुएं जो हमें वातावरण से सीधे प्राप्त हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जो जीवों से प्राप्त। किससे प्राप्त हो? जीवों से प्राप्त हो। अब जैसे समझ लो केला है, बनाना है, वो हमें वातावरण से नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें एक जीवित पौधा, जिसको हम केले का पेड़ बोलते हैं, उसके भाई केले का पेड़ भी तो जीवित है भाई, जीवित है कि नहीं है? अब वो जीवित पौधा अपने लिए बनाएगा केला, पर हम लोग जाके उससे तोड़ के लेकर खा लेंगे, तो वो हमें किसी जीव से मिल रहा है। अब जैसे कि दूध हो गया, दूध हमें ऐसे वातावरण में नहीं मिलता, उसके लिए हमें गैया के पास जाना पड़ता है, वो उससे हम लोग दूध निकालते हैं, तो वो किसी जीव से मिल रहा है, तो वो कार्बनिक पदार्थ है। तो पौधे क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। पौधे ही नहीं, बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो अकार्बनिक को कार्बनिक में बदल देते हैं। तो ऐसा कोई भी जीव जो अकार्बनिक को कार्बनिक में पदार्थों में बदल दे, उसको कहते हैं स्वपोषी जीव। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण को स्वपोषी पोषण, इसको हटा दीजिए, मिस्टेक हो जाती कभी कभी। पोषण दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होता है रसायन संश्लेषण। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये आपको मैं अभी बहुत बेसिक बताऊंगा, अगली क्लास में पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपकी भाषा पे पकड़ है, अगर आपकी लैंग्वेज पर कमांड है, इफ यू हैव कमांड इन योर लैंग्वेज, आइदर इट्स इंग्लिश और आइदर इट्स हिंदी, आपकी अगर आपकी भाषा पर कमांड है, चाहे आपकी इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, तो कभी कभी ना नाम से ही परिभाषा पता चल जाती है। जैसे अगर आपकी हिंदी अच्छी होगी तो आप समझ जाओगे प्रकाश का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रकाश का मतलब सब लोग जानते हैं, प्रकाश का मतलब प्रकाश होता है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। संश्लेषण का क्या मतलब होता है? निर्माण करना। ठीक है, यहां भी संश्लेषण क्या मतलब होगा? यहां संश्लेषण का मतलब होगा निर्माण करना। अब ध्यान से समझिए, प्रकाश की सहायता से निर्माण करना। किसका निर्माण करना? भोजन का निर्माण करना। प्रकाश की सहायता से जब भोजन का निर्माण किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आई बात समझ में? और रासायन की सहायता से जब भोजन का निर्माण किया जाए तो उसको बोलते हैं रासायन संश्लेषण।
प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं फोटो, फोटोन, फोटोन से आया फोटो। और संश्लेषण को बोलते हैं बनाना, सिंथेसाइज, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और रसायन को बोलते हैं केमिकल, इसलिए इसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। दोबारा रिपीट कर दूं, 2 मिनट का काम है, कर देते हैं। देखिए, प्रकाश का मतलब प्रकाश होता है, संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण करना। तो जब प्रकाश की सहायता से निर्माण किया जाएगा भोजन का, तो उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। और जब रसायनों को लेकर संश्लेषण किया जाएगा, यानी कि निर्माण किया जाएगा भोजन का, उसको क्या बोलेंगे? रासायन संश्लेषण। तो कुछ लिखाया तो है नहीं मैंने बस परिभाषा के नाम से ही उसकी परिभाषा आपको थोड़ी सी तो बता दी, आगे की अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण है, ये मैं चाहूंगा कि आप अगली क्लास में पढ़ें, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और मुझे उम्मीद है कि पूछा जाएगा भी, और मुझे ये विश्वास है कि आप लोग इसको करके आओगे। कल की क्लास में हम प्रकाश संश्लेषण पे अच्छे से विस्तार से बात करेंगे और इतनी आसान भाषा में बात करेंगे कि आपको दोबारा वो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। किताबी भाषा से बहुत आसान, लेकिन किताब की सारी चीजों को एनसीईआरटी पूरी तरीके से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और क्लास खत्म करूं इसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, सबसे ज्यादा वेटेज, यानी कि सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट इसी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके बोर्ड्स में, ठीक है। हाई स्कूल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही चैप्टर लाके आपको देगा, ठीक। उसके बाद में आपका एक है जीव जनन कैसे करते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में आता है अनुवांशिकी से, और सबसे कम क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं नियंत्रण एवं समन्वयन से। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप एक चैप्टर पढ़ो और 2 मत पढ़ो, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप उस चैप्टर का ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर लो। बाकी हम पूरा पढ़ाएंगे और आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और आपको मजा भी आएगा, कोई ऐसे जबरदस्ती, आपको खुद ही मजा आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा में आप बोर नहीं हुए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा, और आगे की कक्षाओं को और इंटरेस्टिंग तरीके से और आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा ताकि आपको सुविधा हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।